नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं। तो उसमें हम लोग ये कॉमर्स के कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सामने लेके आए हैं। इसको हम लोग फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे और चीज़ें हम लोग जहाँ तक अभी पढ़ा दिए हैं चीज़ों को, वहाँ तक हमने क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया है और आपको जल्दी ही पर डे आपको क्वेश्चंस 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कराई जाएगी विथ डिटेल्स। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। आज नॉर्मली आपके पास यहाँ पर हम लोग 11 या 12 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दिया है कि डिमेंशनिंग एंड डिमोलिशन चार्ज इज अ डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ एबव। तो अब ये होता क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चंस को लेके आएंगे, बट हम यहाँ पे आपको समझाएंगे दोनों तरीके से। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आप लोग को पता होगा कि जो एसेट्स होती है उसका क्या होता है, एक समय तक ही वो क्या होती है, यूज होती है। उसके बाद उनका कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू ही केवल बचता है। तो कभी कभी उस एसेट्स को जब नष्ट किया जाता है तो नष्ट के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे आप सपोज करिए कोई प्लांट लगा था, अब प्लांट वो काम का नहीं है, तो उसको तोड़ने में निकालने में कुछ खर्च होते हैं। तो वही कह रहा है कि डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशन चार्ज जो होता है वो आपका एक तरीके का क्या होता है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि जब कभी एसेट्स को लगाई जाती है पहली बार, तो उस पे जो भी खर्चे किए जाते हैं वो क्या हो जाता है, उस संपत्ति में ऐड कर दी जाती है। तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जब कोई एसेट्स को खराब हो जाती है, उसको जब हम लोग नष्ट करने के लिए जो खर्च करते हैं उसको हम लोग, वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। अब उससे हमें कोई आय नहीं मिलने वाली है इसलिए, पर कैपिटल जो एक्सपेंसेस होती है उससे हमें कुछ ना कुछ आय जनरेट होती है। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि जो कैपिटल होती है, कैपिटल तो भाई ओनर ही लगाता है बिजनेस में, तो उसको हम लोग कैश बुक में कैश एज किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जो कैश बुक बनती है, आप लोगों को पता होगा कैश बुक, जैसे कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसी तरह एक कैश बुक भी बनाई जाती है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि कैपिटल द्वारा, ओनर द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है उसको हम लोग किस रूप में समझेंगे, रिसिप्ट के रूप में, पेमेंट के रूप में, इनकम के रूप में या एक्सपेंडिचर के रूप में। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, ये तो आपको ही पता होगा। इनकम क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनकम किसी चीज से जनरेट होती है, ना कि आपका कैपिटल द्वारा, ओनर द्वारा जो कैपिटल लगाई जाएगी उसको हम लोग इनकम नहीं बोलते हैं। फिर बात आती है पेमेंट। तो कंपनी में जो भी या किसी भी बिजनेस में जो भी ओनर लगाता है उसको हम लोग पेमेंट ना कह के कैपिटल ही बोल देते हैं, डायरेक्ट पेमेंट ना बोलकर डायरेक्ट कैपिटल ही बोलते हैं। और जो ओनर द्वारा कंपनी से ली जाती है उसको हम लोग ड्राइंग बोल देते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ओनर के लिए दो ही खाते बनते ही हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है ड्राइंग अकाउंट। अगर ओनर कुछ लेके आ रहा है तो वो कैपिटल होती है, और कुछ लेके जाएगा तो उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट में ही शो करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कैपिटल को हम लोग क्या समझेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल क्या होती है, ओनर द्वारा जो लाई जाती है उसको बिजनेस में हम लोग रिसिप्ट के रूप में कैश बुक में समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। अब ये क्या है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, पहले तो आप लोग को पता ही होगा बैड डेब्ट्स क्या होती है। ऐसा ऋण जो क्या हो जाता है, ना मिलने की संभावना जिसकी हो जाती है, तो उसको हम लोग किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बैड डेब्ट्स प्रोविजंस कर लेते हैं। तो वो होता है आपका कंजर्वेशन, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजंस बना लेते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई डेब्ट्स हम उसको बैड डेब्ट्स मान लिए हैं और वो इन फ्यूचर बाई चांस रिकवर हो जाती है, तो उससे हमारे किस चीज में क्या फर्क पड़ता है, यही चीज पूछ रहा है। तो पहला दिया है ऑप्शन कि इंक्रीज नेट इनकम, डिक्रीज नेट इनकम, इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट, इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट इनकम। तो यहाँ पे तो साफ साफ क्या है, डिक्रीज नेट इनकम, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमें कोई चीज प्राप्त हो रही है तो वो हमारे लिए डिक्रीज नहीं करेगा। तो पहला चीज हो जाएगा इनकम इंक्रीज होगी, पर कौन सी इनकम इंक्रीज होगी, नेट इनकम इंक्रीज होगी कि ग्रॉस होगी या दोनों होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो आपका किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन से जो भी रिलेटेड होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपका क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ही हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप लोग ये देख गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज नेट इनकम, ये नेट इनकम को इंक्रीज करती है। जब हम लोग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस से हमारा क्या बनता है, नेट इनकम बनती है। तो जब हम लोग कोई भी इनकम को लिखते हैं प्रॉफिट लॉस में, तो वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम लोग उसको इनकम साइड में क्रेडिट साइड शो करते हैं। और इस तरीके से अगर हमें कोई रिकवर हो जाती है बैड डेब्ट्स, तो वो भी क्या होगी, आपकी नेट इनकम ही होगी, और वो हम लोग इंक्रीज कर देती है हमारे नेट इनकम को। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आगे देख लेते हैं, द जर्नल एंट्री इन विच 2 or more account is debited or credited is referred to as। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लीजिए, द जर्नल एंट्री इन विच 2 or more account डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर्ड टू एज। वो क्या होती है, जनरल एंट्री होती है, मल्टी एंट्री होती है, एडिशनल एंट्री होती है, या कंपाउंड एंट्री होती है। तो आपको पता होगा कि एक एंट्री ऐसी भी होती है कि हम लोग एक साथ ही क्या करते हैं, बहुत से चीजों की डेबिट कर देते हैं और बहुत सी चीजों को क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह की एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आज के जितने भी एमसीक्यू हम लोग लाए हैं ये बहुत ही इजी है। इसके बाद हम लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी हम पहली बार में ही लेवल को नहीं इंक्रीज किए थे, तो आगे से आपको क्वेश्चन और भी स्टैंडर्ड के मिलने लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कंपाउंड एंट्री। तो एक साथ अगर हम लोग कोई मदे कुछ डेबिट कर देते हैं और कुछ मदे क्रेडिट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री की परिभाषा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजिंग बैलेंस और लेजर अकाउंट। अब ये क्या कह रहा है, आप लोग पता होगा जब आप लोग कभी सवाल सॉल्व किए होंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर हम लोग आगे ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कैरिड डाउन कर देते हैं। कैरिड डाउन का मतलब होता है कि हम इस मद को अब अगले समय के लिए नीचे ले जा रहे हैं या अगले महीने के लिए ले जा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 का ए होगा। फिर 6 देख लेते हैं, अ कंपनी परचेज अ व्हीकल्स, ये आपका डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन है। 6000 की एक संपत्ति खरीदी गई, इट विल यूज 5 ईयर, एंड इसको यूज कितने साल तक किया जाएगा, 5 साल के लिए। इसका जो रिसिड्यूल वैल्यू एक्सपेक्टेड है वो 1000 है, यानी जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 1000 रुपए इसकी अनुमानित की गई है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनुअल अमाउंट डेप्रिसिएटिंग यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमने बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड या हम लोग स्थायी किस्त पद्धति से हिंदी में बोलते हैं। सारे डेप्रिसिएशन वाले मेथड वाले लेसन में हमने पढ़ाया है, वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी तक हम लोगों ने आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट तक चीजें कवर करती हैं और आगे हम लोग सारे सिलेबस कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो अगर क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में वो इसी लेवल के आएंगे, ज्यादा आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे कॉमर्स से। और कुछ हैं चैप्टर जिसमें आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन है, आपका परम्यूटेशन, स्टैटिक्स वगैरह का जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन आपके कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखें अगर, तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि अगर हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है
तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, व्हीकल्स जो परचेज की जाती है उसकी अमाउंट माइनस क्या कर देते हैं हम, स्क्रैप वैल्यू, या एक्चुअल अमाउंट में माइनस क्या कर देते हैं, स्क्रैप वैल्यू, और लेस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देते हैं किससे, अनुमानित वर्षों से, जितने भी साल के लिए हम उसे अनुमानित किए हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6000, स्क्रैप वैल्यू हम लोगों ने कितना अनुमानित किया है, 1000 रुपए, और हमारी अनुमानित वर्ष कितनी है, 5 ईयर। तो अब इसमें अगर हम निकालेंगे तो 5000 अपॉन 5 इक्वल टू 1000। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 1000 रुपीज। तो इसका आंसर होगा आपका ए, 6 का आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7। द अकाउंट द रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन एंड लॉस इज अ। अब ये कह रहा है कि जो भी एक्सपेंसेस होता है या गेन और लॉस होते हैं उसको हम लोग किस अकाउंट के थ्रू, यानी किस अकाउंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप लोग गोल्डन रूल पढ़े होंगे तो गोल्डन रूल में हम लोग नहीं जानते हैं कि पहली चीज हम लोग को क्या बताई जाती थी कि अकाउंट आपके जनरली 3 टाइप्स की होती है, मुख्य रूप से तो 2 ही होती हैं, पर इसको हम लोग सामान्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट, फिर आपका होता है रियल अकाउंट, और फिर होता है आपका नॉन रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की चीजें में क्या आता है, हम लोग ऐसी जो भी आपका पाने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है, और देने वाला डेबिट होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट का है। रियल अकाउंट में क्या क्या जाता है कि हम लोग उन चीजों को ले जाते हैं जो आपकी संपत्तियां आती हैं और ये संपत्तियां जाती हैं। पर नॉर्मल अकाउंट में हम लोग क्या रखते हैं, ऐसे सभी खर्च जो हम लोग खर्च हुए, व्यय हुए, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, और जो भी हमारी आय होती है, इनकम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आय, खर्च, व्यय, इनकम, जो भी चीजें होती है वो सारी चीज किस में आती है, नॉर्मल अकाउंट में आती है। तो ये आपका, इसका आंसर होगा आपका नॉर्मल अकाउंट। तो इस तरीके से आपका 7 का हो जाएगा आंसर सी, नॉर्मल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो इसको हम लोग डुअल एक्सपेक्ट रेशियो जो आपका कॉन्सेप्ट था उसमें भी हमने इसको बताया था, जब हम लोग लेसन 1 पढ़ रहे थे अकाउंटिंग का, उसी में हमने इसको बताया था कि ए बराबर क्या होता है आपका, ई होता है, या एसेट बराबर इक्विटी होती है। और ये इक्विटी को हम लोग 2 भागों में मानते हैं, एक होता है आपका ओनर इक्विटी, ओनर की इक्विटी, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो भी बाहरी लायबिलिटी या दायित्व होते हैं उनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स तो दिया ही हुआ है आपका सारे में, और ओनर इक्विटी दी है। तो ओनर इक्विटी केवल नहीं होता है, केवल ओनर इक्विटी नहीं होती, देखिए ओनर इक्विटी केवल नहीं होती है, साथ में क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी होती है। तो यहाँ लायबिलिटी और ओनर इक्विटी दिया है, फिर लायबिलिटी माइनस दिया, तो ये तो होगा ही नहीं, फिर लायबिलिटी ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या है इसका, बी। तो 8 का इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो राइट आंसर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज इक्विटी। तो इक्विटी क्या होती है, जैसे अभी हमने खुद बताया कि इक्विटी क्या है, बिजनेस की इक्विटी क्या होती है, 2 तरीके से होती है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज के तौर पे हम लोग मानते हैं और एक ओनर की इक्विटी मानते हैं। पर यहाँ पर सिंपली पूछा है कि इक्विटी वास्तव में होती क्या है। तो दिया है कैश फ्रॉम द बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ओनर क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, और ओनर क्लेम ऑन टोटल लायबिलिटीज। तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा, ये लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस तो होती है, पर ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज के साथ जब हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इक्विटी की बात कर रहा है। तो इक्विटी यहाँ पे केवल इतना ही समझी जाती है कि जो भी संपत्ति होती है किसी भी बिजनेस पर, उस संपत्ति पर मालिक का कितना अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। उस एसेट्स पे मालिक का कितना अधिकार होता है उसी को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। तो इसलिए ओनर क्लेम ऑन टोटल एसेट्स इसका राइट आंसर होगा। तो 9th का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
द अकाउंट द रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेस इज, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। तो ये क्या होगा आप लोग अभी जानते हैं, नॉमिनल अकाउंट, जो भी एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेस होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। फिर रियल अकाउंट रिकॉर्ड डीलिंग विद क्रेडिटर और डेबिटर, डीलिंग इन कमोडिटीज गेन्स, जैसे अभी हमने उन्हें बताया कि आपके 3 अकाउंट में जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउट था, उसमें से रियल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, उन वस्तुओं को जो संपत्ति होती है, जो भी संपत्ति होती है उसको हम सारे क्या करते हैं, रियल अकाउंट में वो मदें जो संस्था में आती हैं संपत्ति के रूप में या जाती हैं, उन सभी को हम लोग रियल अकाउंट में ही देखते हैं। तो यहाँ पे रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स क्या करता है, डीलिंग विद द क्रेडिटर्स और डेबिटर्स, डीलिंग इन कमोडिटीज, गेन एंड लॉस। तो गेन और लॉस नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल अकाउंट होगा। क्रेडिटर एंड डेबिटर्स किस में होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और इसका होगा आंसर डीलिंग इन अ कमोडिटी, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका 11 का बी होगा एज ए अकाउंटिंग गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ये आज का है, पार्ट इज अ प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ। तो प्रॉफिट किस चीज का पार्ट होता है, ये आप सभी को पता होगा कि प्रॉफिट जो हम लोग नेट इनकम से निकालते हैं, अरे सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हैं नेट इनकम, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन बना लेते हैं कुछ, उसके बाद जो भी बचती है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एज अ बैलेंस शीट के कैपिटल में हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये ओनर कैपिटल में ही क्या हो जाती है, प्रॉफिट ऐड हो जाती है। तो आज कुल मिला के हम लोग इतने क्वेश्चंस को देखे, तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप केवल पढ़ना मात्र से ही आपका चीज़ें सही तरीके से आप किस दिशा में जा रहे हैं ये पता नहीं चलता है, जब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कोरिलेट करके अपनी चीज़ों को, पढ़ी हुई चीज़ों को कोरिलेट नहीं करते। तो आप जितने भी चीज़ें अभी तक हमारे चैनल पे वीडियो डल चुकी है उसको देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और आशा है कि आप लोग सारे क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। हमारे बताने से पहले आप लोग पॉज कर लिया करिए, उसके बाद सॉल्व किया करिएगा। तो आगे हम लोग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू डेली लेके आएंगे अभी। तो आशा करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करिए। धन्यवाद।